यमुनोत्री से निकलने के बाद इलाहाबाद में संगम में गंगा से मिलने तक इस लंबी यात्रा में प्रदूषण कहां कहां होता है यमुना के साथ, ये हमने आपको अब तक की रिपोर्ट्स में दिखाने की कोशिश की। इससे पहले कि हम यमुना की कुल प्रदूषण की स्थिति के बारे में अगली रिपोर्ट में आपको बताएं, हम सबसे पहले एक बार फिर से स्वागत करेंगे विजयपाल बघेल जी का, जो कि अध्यक्ष हैं हिमालय वाहिनी के, और हमारे साथ आलोक जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी, जिन्होंने इस पूरी स्टोरी पर काम किया। विजयपाल जी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आप हिमालय वाहिनी के अध्यक्ष हैं, हिमालय वाहिनी क्या है और इस संदर्भ में क्या कर रही है? हिमालय वाहिनी हिमालय के संरक्षण के लिए, हिमालय की बचाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए एक ग्रासरूट लेवल का एक ऐसा संगठन है जो हिमालय की जैव विविधता, हिमालय की इकोलॉजी, हिमालय से निकलने वाली नदियों के संरक्षण पर काम कर रहा है। जी जी। अभी प्रयाग महाकुंभ में उसको ग्रीन कुंभ, क्लीन कुंभ बनाने का एक अपना जो संकल्प था वो अभी पूरा किया है। संगम पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का जो त्रिवेणी बनता है, जो संगम है, वहाँ इस तरह का प्रदूषण जो दिल्ली में दिखाई दे रहा है, जो दिल्ली से पहले दिखाई दे रहा है, दिल्ली के बाद दिखाई दे रहा है, वास्तव में यमुना की मौत हो चुकी है, जो यमराज की बहन कही जाती है। यमराज पहले ये था कि इसको में नहाने के बाद यमराज भी छोड़ देते थे, आज अपनी बहन को मरती देख रहे हैं। और आज हमको ज़रूरत है भगवान श्री कृष्ण के अवतार की, जिन्होंने पहले हजारों साल पहले कालिया नाग, जो प्रदूषण रूपी कालिया नाग वध करके जहर को समाप्त किया था, जहर को समाप्त किया था। आज जो जहर जो समझदार लोगों ने जो जहरीली यमुना को बनाया है, उन लोग उस जहर को दूर करने के लिए सरकार केवल कागजों पर सफाई कर सकती है। जब तक आप कब से सक्रिय हुए हिमालय वाहिनी के साथ? 1993 से हम लोग इस तरह से जनता और सरकार के बीच में जो योजनाएं काम कर रही हैं, सेतु का काम करते हैं और खुद जुड़कर उस अभियान से खुद जुड़कर उसको आखिर तक ले जाने की कोशिश करते हैं। यमुना दिल्ली वजीराबाद से ओखला 22 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 17 नाले इसमें गिरते हैं। नजफगढ़ नदी, जिसको हम नाला कहते हैं, वो मूल रूप में एक नदी है। जी जी। साहिबी नदी जिसका नाम हुआ करता था, दिल्ली के पुराने लोग उसको जानते हैं। नदी को हमने नाला बना दिया। कुछ दिन ये जो भविष्य दिखाई दे रहा है, जैसे साहिबी नदी नजफगढ़ नाला बन गया है, ऐसे ही यमुना नदी भी दिल्ली का ड्रेनेज एक आपको क्या हल दिखाई दे रहा है? सारी ड्रेनेजेस बंद कर दी जाए यमुना में? सबसे पहले तो नहीं, ड्रेनेज बंद करना समाधान नहीं है। समाधान यह है कि इसमें अगर एक बूंद भी गिरे तो वो बूंद साफ हो, ट्रीटेड हो, और यमुना को किसी तरह से वो गंदी ना करे। जी। एक और मांग कर रहे हैं यमुना बचाओ आंदोलन के लोग कि 70% हथनीकुंड बैराज का पानी छोड़ दिया जाए यमुना में। इससे आप सहमत हैं? नहीं, जब तक नेचुरल फ्लो नदियों में नहीं रहेगा तब तक नदी अपने अस्तित्व को बचा ही नहीं सकती है। जी। बांधों में जो पानी रोका जा रहा है, वो सही मायने में नदियों को की आधी हत्या तो वो खुद कर लेते हैं। जी जी। बाकी जितना भी ड्रेनेज का पानी होता है, सीवरेज जो होता है, वो उसको अपने साथ बहने के लिए नदियां अब बेबस हो गई हैं। चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, या छोटी नदियां हो। अभी इनके पानी को ट्रीट नहीं किया जाता, क्योंकि इनके पानी को ट्रीट नहीं किया जाता। किया भी जाता है तो वो उस तरीके से नहीं किया जाता है। एसटीपी कागजों पर लगे हैं, फिजिकली लगे हैं, लेकिन वो काम नहीं करते हैं। ईटीपी काम नहीं करते हैं। काम करते तो बीओडी 18 से 20 यमुना की दिल्ली में नहीं होती। जो प्रदूषण जो दिखाई दे रहा है, काला जो पानी दिखाई दे रहा है, यहाँ प्रवासी पक्षी जो आते थे वो नहीं आ रहे हैं। वो नहीं आने का कारण वो दिल्ली का जो गंध है, दिल्ली के जो समझदार लोग हैं, उनकी नासमझी का परिणाम है। जी, दिल्ली की नासमझी का परिणाम है दिल्ली के लोगों की, और इसके लिए दिल्ली के लोगों को शर्म करनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, हमें और आपको ये बात समझनी होगी कि कैसे यमुना के जल को स्वच्छ बनाया जा सकता है, उसमें हमारी भूमिका क्या है, हम क्या योगदान दे रहे हैं इस नदी को पवित्र करने में, इसे पुराने वाली स्थिति में ले जाने के लिए। लेकिन फिलहाल आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो उसके प्रदूषण की वास्तविक स्थिति बयां कर रही है। हालांकि यमुना के प्रदूषण को नियंत्रित करने की बात बहुत कही गई है व इसके लिए काफी पैसा भी आया है,
पर इसके खर्च करने से पहले ना तो समस्याओं की सही समझ बनाई गई, ना उचित प्राथमिकताओं को तय किया गया। वर्ष 1993 में आरंभ किए यमुना एक्शन प्लान के लिए 700 करोड़ रुपए जापान से आए थे। वे भारतीय सरकार की अपनी राशि अलग थी, पर इसमें सबसे अधिक खर्च सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण पर किया गया, जबकि यमुना नदी की रक्षा में इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला था और ना ही पड़ा। इसके अतिरिक्त यमुना किनारे से गरीब लोगों की झोपड़ियों को हटाने पर बहुत जोर दिया गया, जबकि प्रदूषण का मुख्य स्रोत वे कभी नहीं रहे और एक वैकल्पिक सोच सरकार अपनाती तो उन्हें यमुना की सफाई में भागीदार भी बनाया जा सकता था। इसके स्थान पर जरूरी ये है कि नदी के आसपास रहने वाले लोगों की भागीदारी को प्राप्त कर एक बहुत व्यापक जन अभियान यमुना की समग्र रूप से रक्षा के लिए चलाया जाए। समग्रता का अर्थ ये है कि हमारे प्रयास हिमालय व शिवालिक में स्थित यमुना के जल ग्रहण क्षेत्र से ही आरंभ हो जाने चाहिए। यमुना का पर्वतीय जल ग्रहण क्षेत्र काफी सिमटा हुआ है, अतः ये और भी जरूरी है कि इसका बहुत सावधानी से ध्यान रखा जाए। यहाँ प्राकृतिक वनों की रक्षा, मिट्टी व जल संरक्षण कार्य बहुत जरूरी है। इस ओर ध्यान केंद्रित करने के स्थान पर यमुना व उसकी सहायक नदियों पर जल्दबाजी में बहुत संदिग्ध उपयोगिता की बांध व पन बिजली परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। इनसे मूल समस्या कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी। मूल समस्या तो ये है कि यमुना का प्राकृतिक प्रवाह बहुत कम हो गया है, वह एक बड़े क्षेत्र में लुप्त हो गया है। यदि बांधों व नहरों से इन नदियों के प्राकृतिक प्रवाह से और जल हटाया जाएगा तो इससे समस्याएं और विकट होंगी। दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है यमुना, और इस रिपोर्ट में आपने देखा कि प्रदूषण की और क्या वजह है और उपाय क्या है। हमारे सहयोगी आलोक ने जाकर मौके पर देखा कि किस तरह से प्रदूषित हो रही है ये नदी, और ये भी समझा कि प्रदूषण का स्तर क्या है। उनसे हम बात करते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।